नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। हालिया अध्ययन से ये पता चला है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मामले में न्यायिक प्रक्रिया में ज्यादा देरी होती है। हाल ही में हेग जिला न्यायालय ने देवास मल्टीमीडिया के निवेशकों को मुआवजा देने संबंधी निर्णय को रद्द करने की भारत सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए 2028 तक बढ़ा दिया। भूटान नरेश ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत असम से की। लॉस एंड डैमेज ट्रांजिशनल कमेटी नए सिरे से एक नवीन लॉस एंड डैमेज फंड बनाने के लिए समझौते पर सहमत हुई और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। ये पेपर 2 का टॉपिक है। हालिया अध्ययन से ये पता चला है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मामले में न्यायिक प्रक्रिया में ज्यादा देरी होती है। एक हालिया अध्ययन से ये पता चला है कि भारत में पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाओं के हर चरण में महिलाओं के प्रति भेदभाव को देखा गया है। ये अध्ययन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर ने किया है। इस अध्ययन के मुताबिक भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मामलों में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज होने से लेकर उसकी दोष सिद्धि तक ज्यादा समय लगता है। और आइए अब जानते हैं इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं के बारे में। ऐसा कहा गया है कि महिलाओं की ओर से मामला दर्ज कराने वाले पुरुष शिकायतकर्ता को महिला शिकायतकर्ता की तुलना में कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा संबंधी मामलों में FIR दर्ज करने में अन्य शिकायतों की तुलना में 2 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं द्वारा की गई कमतर शिकायतें ही पुलिस की कार्रवाई से आगे यानी कि न्यायपालिका तक पहुंच पाती हैं। इसके अलावा पुरुष शिकायतकर्ताओं के मामले में दोष सिद्धि दर 17.9% है, जबकि अगर महिलाएं शिकायत करती हैं तो ऐसे मामलों में दोष सिद्धि की दर केवल 5% है। दोष सिद्धि संबंधी असमानताएं इस धारणा के कारण हैं क्योंकि महिलाएं अक्सर सुरक्षात्मक कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। इस धारणा के तहत ये माना जाता है कि ज्यादातर महिलाएं घरेलू हिंसा अधिनियम या बलात्कार संबंधी कानूनों का फायदा उठाकर झूठे मामले दर्ज करवाती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक बाधा भी है क्योंकि महिलाओं की दहेज से जुड़ी शिकायतों को सामाजिक मानदंडों और विवाह के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। शिक्षा और कार्यबल भागीदारी में लैंगिक असमानताएं न्याय तक पहुंच को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा एकल चरण नीतिगत हस्तक्षेप होता है, यानी कि ज्यादा संख्या में पुलिस स्टेशनों और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना जैसी नीतियां इन असमानताओं का समाधान नहीं कर सकती हैं। इसके लिए ये कहा गया है कि अलग अलग स्तरों पर होने वाले भेदभावों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इससे ये पहचानने में मदद मिलेगी कि असमानताएं किस हद तक व्याप्त हैं और समस्याएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। इसीलिए महिलाओं की न्याय तक पहुंच को बढ़ाने के लिए भारत ने कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि मिशन शक्ति के तहत 2 उप योजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य। ये शुरू की गई हैं। संबल महिलाओं की सुरक्षा और सकुशलता पर केंद्रित है। इसमें 1 स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालतें शामिल हैं। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा पिंक बूथ पहल, ये दिल्ली पुलिस की एक पहल है। इसे शहर की महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने तथा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। हाल ही में हेग जिला न्यायालय ने देवास मल्टीमीडिया के निवेशकों को मुआवजा देने संबंधी निर्णय को रद्द करने की भारत सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग अधिकरण ने देवास मल्टीमीडिया के मॉरिशस आधारित निवेशकों को $111 मिलियन का मुआवजा प्रदान करने का निर्णय दिया था। ये निर्णय देवास और एंट्रिक्स कॉर्प के बीच 2005 में किए गए एक सौदे के असफल होने से जुड़े मामले में दिया गया था। इस सौदे के तहत इसरो द्वारा देवास मल्टीमीडिया को 2 संचार उपग्रह 12 साल के लिए लीज पर दिए जाने थे। 2011 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुरक्षा कारणों से इस सौदे को खारिज कर दिया था। एंट्रिक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक वाणिज्यिक शाखा है। भारत सरकार ने यूनिसिट्रल के इस निर्णय को रद्द करवाने के लिए हेग की जिला अदालत में याचिका दायर की थी। इसके लिए भारत सरकार ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप
आरोप में देवास मल्टीमीडिया के परिसमापन यानी लिक्विडेशन का आदेश दिया था। उल्लेखनीय है कि यूनिसिट्रल मध्यस्थता नियमों के तहत दिया गया निर्णय कार्रवाई में शामिल सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। भारत के मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 को कानूनों के यूनिसिट्रल फ्रेमवर्क की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसे अंतिम बार वर्ष 2021 में संशोधित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय मध्यस्थता कानून को आधुनिक बनाना, इसे सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप बनाना तथा भारत को मध्यस्थता के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। मध्यस्थता से संबंधित जो ये प्रश्न है ये कई बार मेंस में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको जरूर से शॉर्ट नोट्स में अपने मेंशन कर लीजिएगा। आपको बता दें कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 के तहत नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है। बाद में इसका नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया गया था। और आइए अब आपको बताते हैं यूनिसिट्रल के बारे में। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। यूनिसिट्रल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का मुख्य विधिक निकाय है। इसे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था। इसका काम है व्यापार संबंधी कानूनों को आधुनिक और सुसंगत बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करने में मदद करना। इसके सदस्यों को 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। वर्तमान में भारत इसका सदस्य है। ये बारी बारी से न्यूयॉर्क और वियना में आयोजित वार्षिक सत्रों में अपना कार्य संपन्न करता है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए 2028 तक बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जनवरी 2023 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि ये अन्न योजना 2020 में कोविड महामारी राहत उपाय के रूप में शुरू की गई अन्न योजना से अलग है। गौरतलब है कि लाभार्थियों को NFSA 2013 के तहत पहले से ही सब्सिडी मूल्य पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था। कोविड महामारी के दौरान इन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज मुफ्त में वितरित किया गया था। नई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना NFSA 2013 की धारा 3 के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणियों से संबंधित परिवारों को चावल, गेहूं और मोटा अनाज मुफ्त प्रदान करना है। प्राथमिकता वाले परिवार यानी PHH की सूची संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन तैयार करता या करती है। साथ ही लाभार्थियों के चयन के लिए मानदंड भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तैयार करते हैं। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूची भी राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ही तैयार की जाती है। हालांकि लाभार्थियों का चयन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इस योजना में केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की इन 2 सब्सिडी योजनाओं को समाहित कर दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम को दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी तथा विकेंद्रीकृत खरीद के लिए दी जाने वाली सब्सिडी। योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय करता है। योजना के विस्तार की वजह से लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। ये पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। लेकिन इस योजना में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। पात्र लाभार्थियों की पहचान करना एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा योजना के तहत दी जा रही खाद्य सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन के कुछ प्रावधानों के विपरीत है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। ये भारत तथा उसके पड़ोसी देशों से संबंधित है। भूटान नरेश ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत असम से की है। भारत और भूटान के बीच 1968 में औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। इन संबंधों का आधार 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग की संधि है। इस संधि को 2007 में संशोधित किया गया था। इसके बाद इसे भारत भूटान मैत्री संधि का नाम दिया गया। भारत और भूटान के व्यापारिक संबंधों की बात करें तो 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.42 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। ये भूटान के कुल व्यापार का 80% था। भारत भूटान के लिए शीर्ष आयातक और निर्यातक देश है। दोनों देशों ने 2016 में व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इससे दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित हुई है। गौरतलब है कि इस समझौते के तहत भूटान को भारत से होकर बिना कोई शुल्क दिए किसी तीसरे देश में वस्तुओं को भेजने या किसी तीसरे देश की वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है। विकास के स्तर पर अगर हम संबंधों की बात करें तो भारत
भारत भूटान के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। भारत ने कौशल विकास के लिए भूटान की ग्यालसुंग परियोजना का समर्थन किया है। भारत स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में भूटान की मदद करता है। इसके अलावा जल विद्युत परियोजना विकास में भी भूटान की मदद की जा रही है। भारत ने भूटान में 4 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है। साथ ही भारत भूटान में उत्पादित बिजली भी खरीदता है। इससे भूटान के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो भूटान की तीर्थयात्री भारत के बोध गया, राजगीर, नालंदा और अन्य बौद्ध स्थलों की यात्रा करते हैं। सहयोग के अन्य क्षेत्र हैं। भूटान में रुपे और भीम ऐप शुरू किए गए हैं। भूटान को उपग्रह आधारित डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए भूटान में भारत भूटान उपग्रह का संयुक्त रूप से विकास किया गया। द्विपक्षीय संबंधों में मुख्य चुनौतियों की बात करें तो भूटान एक स्थलरुद्ध देश है। ये चीन और भारत के बीच एक बफर देश के रूप में स्थित है। हालांकि भूटान का चीन के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन डोकलाम पठार के मुद्दे पर चल रही भूटान चीन सीमा वार्ता भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है। डोकलाम भारत, भूटान और चीन के त्रिसंगम बिंदु पर स्थित है, यानी ट्राई जंक्शन पर है। ये भारत के सिलीगुड़ी गलियारे के बहुत करीब स्थित है। सिलीगुड़ी गलियारा पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला संकरा रास्ता है। इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। चीन ने भूटान के साथ सीमा विवाद समाप्त करने के लिए स्वैप यानी अदला बदली प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके तहत चीन ने भूटान से डोकलाम क्षेत्र पर उसके दावे को स्वीकार करने के बदले जकारलुंग और पासमलुंग के क्षेत्र पर अपने दावे को त्याग देने का प्रस्ताव दिया है। भारत इस बात से चिंतित है कि चीन इस क्षेत्र में अपनी पहुंच को सरल बना रहा है। और आइए बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर। ये पेपर 3 का टॉपिक है। लॉस एंड डैमेज ट्रांजिशनल कमेटी नए सिरे से एक नवीन लॉस एंड डैमेज फंड बनाने के लिए समझौते पर सहमत हुई है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकट होने वाले निश्चित जोखिमों से उत्पन्न नकारात्मक परिणामों को लॉस एंड डैमेज या हानि और क्षति कहा जाता है। इन जोखिमों में समुद्री जल स्तर में वृद्धि, लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव्स आदि शामिल हैं। LDF का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सुभेद्य विकासशील देशों की सहायता करना है। इस निधि के जरिए जलवायु परिवर्तन के कारण हुई आर्थिक और गैर आर्थिक हानि तथा संबंधित क्षति की भरपाई की जाएगी। इस निधि को साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। 2022 में शर्म अल शेख जलवायु सम्मेलन UNFCCC COP27 में भागीदार देशों ने कई निर्णय लिए थे, जैसे कि हानि और क्षति के लिए एक समर्पित निधि बनाई जाएगी। इस निधि को डिजाइन करने के लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी गठित की जाएगी। ट्रांजिशनल कमेटी में पक्षकार देशों के 24 सदस्य शामिल हैं, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देशों के पक्षकार होंगे। सदस्यों के बीच निधि की स्थापना की जगह और वित्त पोषण के स्रोतों को लेकर मतभेद था। LDF का ब्लूप्रिंट औपचारिक रूप से COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनाया जाएगा। LDF के डिजाइन की बात करें तो LDF को विश्व बैंक प्रशासित करेगा। विश्व बैंक इसे 4 साल की अंतरिम अवधि के लिए उसके द्वारा होस्ट किए जाने वाले फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड के रूप में प्रशासित करेगा। विकासशील देशों ने LDF को एक स्टैंड अलोन कोष के रूप में स्थापित करने की अपनी मांग त्याग दी थी। विकसित देशों से इस निधि में योगदान देने का आग्रह किया जा रहा है और विकासशील देशों को योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जारी की। इस वर्ष की ये रिपोर्ट स्वास्थ्य पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में हुई दशकों की प्रगति को पीछे ले जा सकते हैं। इससे विशेष रूप से सबसे सुभेद्य समुदाय प्रभावित होंगे। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वित्त पोषण की कमी है। वायु प्रदूषण दुनिया भर में असामयिक मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा स्वास्थ्य जोखिम आधारित कारक है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त संबंधी प्रतिबद्धताओं का केवल 2% ही स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिए खर्च किया जाता है। जलवायु संबंधी जानकारियों का कम उपयोग होता है। जलवायु संबंधी जानकारियां लोग स्वास्थ्य जोखिमों की रोकथाम संबंधी रणनीतियों को तैयार करने और जीवन बचाने के उपायों में मदद करती है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाएं रिपोर्ट का 74% भाग स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के भागीदारों को जलवायु संबंधी डेटा प्रदान करता है, लेकिन इस डेटा का बहुत कम उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए जलवायु सेवाओं की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जलवायु संबंधी विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंच, उसकी प्राप्ति और उसका उपयोग करने के लिए भागीदारों के बीच सहयोग शामिल है। इससे स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य के लिए जलवायु सेवाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अनुसंधान और ज्ञान की कमी है, स्थानीय मौसम संबंधी पर्याप्त सूचनाओं तक पहुंच की कमी है, मानव और संस्थाओं की क्षमता पर्याप्त नहीं है। इसके लिए रिपोर्ट में सिफारिशें की गई हैं
हैं कि स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रकों के भागीदारों को जलवायु संबंधी प्रासंगिक सूचनाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है। इस लक्ष्य को कई माध्यम से हासिल किया जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़े मौसम संबंधी स्थानीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए देश के भीतर क्षमताओं के विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। नीतियों में स्वास्थ्य देखभाल और मौसम विज्ञान से संबंधित भागीदारों के बीच सहयोग बढ़ाने संबंधी प्रावधान किए जाने चाहिए और जलवायु से संबंधित सूचनाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। और आइए अब आपको बताते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। WMO एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी की तरह काम करती है। इसे संयुक्त राष्ट्र के तहत 1950 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 इसकी उत्पत्ति का कारण थी। इसका उद्देश्य पृथ्वी के वातावरण की स्थिति और व्यवहार, भूमि और महासागरों के साथ इसकी अंतःक्रिया और इस अंतःक्रिया द्वारा उत्पन्न मौसम और जलवायु और इनके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों के वितरण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के प्रति समर्पित एक संस्था है। 193 देश और राज्य क्षेत्र इसके सदस्य हैं, भारत भी जिनमें से एक है। WMO द्वारा जारी अन्य रिपोर्ट्स हैं स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट और एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। मातृत्व अवकाश। रक्षा मंत्रालय ने मातृत्व, बाल देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण के लिए अवकाश से संबंधित नियमों का विस्तार किया है। नए नियमों के मुताबिक अब सशस्त्र बलों की सैनिकों को भी उनकी अधिकारियों के समान जो प्रावधान किया गया है उसी तरह अवकाश प्राप्त हो सकेगा। साथ ही सशस्त्र बलों की सभी रैंक पर पदस्थ महिला कार्मिकों को अब असैन्य सेवाओं में कार्यरत उनकी समकक्ष महिला कर्मियों के समान मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत शासित होता है। इसे 2017 में संशोधित किया गया है। इस अधिनियम के मुताबिक कामकाजी महिलाओं के लिए पहले 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। विट्रीमर का पॉलीरोटेक्सिन के साथ संयोजन VPR। जापान के वैज्ञानिकों ने VPR नामक प्लास्टिक का एक नया संस्करण विकसित किया है। ये एपॉक्सी रेजिन विट्रीमर पर आधारित है। विट्रीमर प्लास्टिक की एक नवीनतम श्रेणी है। ये निम्न तापमान पर मजबूती बनाए रखता है। इसे गर्म करने पर नया आकार दिया जा सकता है। ये अधिक भंगुर यानी ब्रिटल होता है। इसकी भंगुरता को कम करने के लिए शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक बनाने की प्रक्रिया में पॉलीरोटेक्सिन को भी शामिल किया है, जिसकी वजह से VPR का निर्माण हुआ है। VPR पारंपरिक संस्करण की तुलना में ज्यादा मजबूत और लचीला होता है। यह आंशिक रूप से बायोडिग्रेडेबल है और गर्म करने पर इससे पहले के समान जटिल आकृतियां बनाई जा सकती हैं। अगला टॉपिक है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H पाइलोरी। भारतीय शोधकर्ताओं ने H पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए 2 चरणीय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आधारित परीक्षण प्रक्रिया विकसित की है। ये 7 घंटे के भीतर H पाइलोरी संक्रमण का पता लगाने और क्लैरिथ्रोमाइसिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया की पहचान करने में मदद कर सकता है। वर्तमान में ड्रग सेंसिटिविटी की पहचान करने में कई सप्ताह लग जाते हैं। ड्रग सेंसिटिविटी से किसी दवा के प्रतिकूल प्रभावों को सहन करने में असमर्थता है। भारत में क्लैरिथ्रोमाइसिन प्रतिरोधी H पाइलोरी के मामले बढ़ रहे हैं। इससे उपचार में सफलता की दर कम हो रही है। H पाइलोरी संक्रमण गैस्ट्रिक कैंसर के जोखिम का एक प्रमुख कारक है। भारत में ये संक्रमण 60 से 70% आबादी को प्रभावित करता है। ये संक्रमण अक्सर बचपन में हो जाता है और इलाज न होने पर जीवन भर पेट में बना रहता है। अगला टॉपिक है इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, एनकोर। भारत के निर्वाचन आयोग ने एनकोर के माध्यम से उम्मीदवारों एवं चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। ये एंड टू एंड एप्लीकेशन है। ये रिटर्निंग अधिकारियों को डाले गए वोटों को डिजिटल रूप देने, राउंड वार डेटा को सारणीबद्ध करने और फिर मतगणना की अलग अलग वैधानिक रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। एनकोर स्क्रूटिनी ECI की एक एप्लीकेशन है। ये रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने में सक्षम बनाता है। एनकोर नोडल ऐप के माध्यम से अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण जैसे विभाग राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को रैलियां या रोड शो आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं।
अगला टॉपिक है जल जीवन मिशन। केंद्र सरकार के मुताबिक जल जीवन मिशन की मदद से नवंबर 2023 तक 70% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा पहुंच गई है। 2019 में केवल 16% ग्रामीण परिवारों को ये सेवा उपलब्ध थी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी परिवारों को चालू अवस्था में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके लिए नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। ये मिशन 2019 में शुरू किया गया था। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक योजना है। इसका लक्ष्य देश के सभी 4378 वैधानिक कस्बों के सभी परिवारों को चालू अवस्था में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। अगला टॉपिक है पर्यावरणीय डीएनए यानी ईडीएनए। लैबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी लैकोन्स के शोधकर्ताओं ने संपूर्ण जैव विविधता का आकलन करने के लिए एक नई विधि विकसित की है। लैकोन्स CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB की एक प्रयोगशाला है। शोधकर्ता जल, मृदा या हवा के नमूनों में मौजूद ईडीएनए को अनुक्रमित करके संपूर्ण जैव विविधता का आकलन कर सकते हैं। ये जैविक निगरानी विधि गैर हानिकारक और नॉन इन्वेसिव है। सभी जीव अपने जीवन काल में या मृत्यु के बाद प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने वातावरण में डीएनए छोड़ जाते हैं। इसे ही ईडीएनए कहा जाता है। लिसियोनोड्स नामचूमी। लिसियोनोड्स नामचूमी अधिपादप की एक नई प्रजाति है। इसकी खोज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने की है। अधिपादप आश्रय के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, लेकिन परजीवी नहीं होते हैं। जीनस लिसियोनोड्स हिमालय, जापान और इंडो चीन क्षेत्र का स्थानिक पादप है। इस नई प्रजाति की पत्तियां मोटी होती हैं। इस पर आकर्षक बैंगनी रंग के पुष्प खिलते हैं। इस नई प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के खप्ती समुदाय के समाज सुधारक स्वर्गीय चाउ फुंक्यू नामचूम के सम्मान में रखा गया है। BSI को 1890 में स्थापित किया गया था। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन गठित एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है। ये संगठन देश के वन्य संसाधनों के वर्गीकरण का अध्ययन करता है, यानी टैक्सोनॉमी का अध्ययन करता है। कामाख्या मंदिर। हाल ही में भूटान नरेश ने कामाख्या मंदिर का भ्रमण किया है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों में अवस्थित है। इसे 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुरानी पीठ माना जाता है। ये तांत्रिक शाक्त पंथ के उपासकों और हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये मंदिर माँ शक्ति के अलग अलग रूपों में से एक को समर्पित है। ये भगवान शिव और भगवान विष्णु के भी मंदिर हैं। यहाँ हर साल अम्बुबाची मेला आयोजित होता है। इसे देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। देवी के पुराने मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारी काला पहाड़ ने नष्ट कर दिया था। हालांकि 1585 में कोच राजवंश के राजा चिलराई ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। नेपाल। यहाँ की राजधानी काठमांडू है। भारत ने भूकंप से प्रभावित नेपाल को मदद करने की पेशकश की है। नेपाल एक भू आबद्ध देश है। इसकी सीमाएं पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में भारत से तथा उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लगती हैं। नेपाल में दुनिया के 8 सबसे ऊंचे पर्वत स्थित हैं। यहाँ पर हिमालय की महाभारत श्रेणी और ग्रेट हिमालयन श्रेणी का भी विस्तार है। नेपाल का उच्चतम बिंदु है माउंट एवरेस्ट। यहाँ की मुख्य नदियां हैं गंडक, ये धौलागिरी जो कि नेपाल तिब्बत सीमा पर है, यहाँ से निकलती है। इसके अलावा कर्नाली नदी जिसका उद्गम तिब्बत के माचा खबाब नामक स्थान से होता है, और कोसी नदी जिसे कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये नदी सुनकोसी, अरुणकोसी और तमूर कोसी के संगम से बनी है। इन सभी नदियों का उद्गम स्थल नेपाल और तिब्बत का हिमालयी क्षेत्र है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।